जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी री एग्जाम और साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए थे और साथ साथ जीएस जो है आप सभी को पता है पीसीएस और आरओ में लगभग में सेम ही आती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जीएस के भी प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कुल 3 वीडियो के माध्यम से जो है इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर ली है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 13 वर्ष? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 11 वर्ष में जो है सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि जो है सौर कलंक होता क्या है, तो आप सभी को पता है सूर्य है। सूर्य एक जो है तारा है और तारे में हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। और सभी को पता है कि हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन मिलते हैं परस्पर और फिर नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा जो है उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। और उसी में क्या होता है, धीरे धीरे जो प्रकाश निकलता रहता है सूर्य के चारों ओर से, और कहीं कहीं पे जो हाइड्रोजन है हीलियम में बदलते बदलते समाप्त हो जाता है। और उसके साथ ही साथ जो है आप कह सकते हो वहाँ पे हीलियम या हाइड्रोजन की मात्रा ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे वो धब्बा जैसा दिखाई देने लगता है। या कह सकते हो वहाँ पे जो सूर्य है अपेक्षाकृत अन्य भागों से अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है, तो इस भाग को जो है सौर कलंक कहते हैं। और इसके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया जो है 11 वर्षों में पूर्ण होती है, जिसे जो है क्या बोला जाता है, सौर कलंक बोला जाता है। तो कुल मिला के 11 वर्ष में सौर कलंक की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आगे देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कि बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूर्ण कर लेता है, या इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। तो इसमें से कौन सा असत्य है वह बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। तो नहीं, यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, लेकिन अगर पृथ्वी का निकटतम ग्रह बात की जाएगी तो वह शुक्र है, इसलिए जो है यह कथन असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से विचार कीजिए। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है, उपरोक्त में से कथन सही है। तो थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये जो है ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है। चक्कर लगाते हुए पृथ्वी कभी पास में होती है, कभी दूर होती है। इस तरीके से आप सभी को पता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसमें तो कभी पृथ्वी पास होती है, कभी दूर होती है। अगर पास होगी तो क्या कहा जाएगा, तब कहा जाएगा उपसौर। क्या बोला जाएगा, उपसौर। उपसौर। और जब पृथ्वी जो है सूर्य से दूर होगी तो उसे बोला जाएगा अपसौर। ये याद रखना है। इनकी तारीख भी याद रखिएगा। जैसे उपसौर जो होता है वह 3 जनवरी को होता है, और जो अगर बात की जाए अपसौर तो अपसौर जो है 4 जुलाई को होता है। तो इसमें आप देखो क्या पूछा गया है, पूछा गया उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, तो ये तो सही है पहला कथन। दूसरा, इसमें पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थित होती है, तो देखो आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि हाँ जो है सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम होती है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब इसमें दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहीं पे अगर उपसौर का दिया होता तो ये दिया होता कि उपसौर की स्थिति में स्थिति जो है 4 जुलाई को होती है, और इसमें पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है, ये हो जाता कथन, तो ये दोनों सही होते। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील और इसके साथ साथ सूडान। तो बताइए इसमें से मकर रेखा पर कौन सा स्थित नहीं है? तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूडान जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है। दोस्तों, आप सब क्या करिए, एक मैप ले लीजिए और उसमें जो है जो बिल्कुल ब्लैंक मैप होना चाहिए, और उसमें क्या करना है, विश्व का मैप होना चाहिए।
और उसमें आपको मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा पर जितने भी स्थित देश हैं उनको एक तरीके से लाइनबद्ध लिख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे तो ऐसे पूछ दिया गया है किस देश से स्थित, किसी देश में स्थित नहीं है। कभी कभी उनका पूर्व से पश्चिम की ओर जो है क्रम सुमेलित करने के लिए दे देते हैं। तो आप जो है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या कह सकते हो विषुवत रेखा को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि उन पे कौन से देश स्थित हैं, और उनकी दिशा भी याद रखना है कि कभी पूर्व से पश्चिम की ओर मिलान करने दे देते हैं, कभी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो दोनों याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? डोबर जल संधि, कुक जल संधि, डेविस जल संधि या बेरिंग जल संधि? तो इसका पहले जवाब हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन डी, बेरिंग जल संधि जो है वह जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। अगर हम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात करें तो इस तरीके से मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी को इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा बोलते हैं। तो इसमें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। क्या बताएंगे? 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है, जो लंदन आप सभी बताए से होकर गुजरती है। और उसी के पड़ोस में क्या पड़ता है? बेरिंग जल संधि पड़ती है। तो इसलिए जो है यह सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो बेरिंग जल संधि है यह जो है बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को आपस में जोड़ती है। आपने ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच असंबद्धता कहलाती है। मोहो या गुटेनबर्ग, लेहमैन या रिप्टी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, जो निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को जोड़ती है उसे दोस्तों बोलते हैं मोहो। तो ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसका जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, मोह असंबद्धता बोलेंगे इसको, ठीक है। अब बाकी आप जो है इस तरीके से अगर पृथ्वी को डिवाइड करते हैं तो इसमें आप सभी पता है कि सबसे पहले ऊपर जो है क्रस्ट हो जाता है, फिर मेंटल हो जाता है, फिर कोर होता है, और इसमें भी फिर अलग अलग भागों में इसको बांट दिया जाता है। जैसे ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, इस तरीके से बाह्य कोर, आंतरिक कोर, इस तरीके से इनको भागों में बांटा गया है। और इन्हीं के बीच में जो है असंबद्धता पाई जाती है, जहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए, एक मिनट वाले हम कलर करते हैं इसको, उससे आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से इतना क्षेत्र जो है ये निचला क्रस्ट है, और यहाँ से ऊपरी क्रस्ट शुरू होता, मेंटल शुरू होता है। इस तरीके से यहाँ से अगली परत शुरू होती है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र मिलेगा उसी को बोलते हैं असंबद्धता। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? असंबद्धता बोलते हैं। तो उसी का नाम दिया गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग असंबद्धता है। तो निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसे मोह असंबद्धता कहते हैं। अब सभी के नाम लेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है। तो इसमें से सही जवाब बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखते हैं पहला कथन क्या दोस्तों दिया है। पहला दोस्तों कथन दिया है सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो पहला तो कथन जो है सही है। तो जैसे यहाँ पे पहले चित्र बना के इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे करते हैं। जैसे मान लीजिए यह पृथ्वी है, या इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ये मान लेते हैं सूर्य है, और इसके चारों ओर आप सभी को पता है कि क्या चक्कर लगाती है? पृथ्वी। इस तरीके से ये पृथ्वी हो गई। तो कभी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है, कभी दूर। तो अब ये तो आपने अभी जाना था, अपसौर और उपसौर को समझा था। अब क्या होता है, जब पृथ्वी सबसे पास में होती है तो लगभग में कितना पूछा जाता है? पूछा जाएगा न्यूनतम दूरी कितनी है। तो न्यूनतम दूरी लगभग में 14.70
करोड़ किलोमीटर। इसी तरीके से अगर अधिकतम पूछा जाएगा तो 15.3 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और अगर न्यून जो है औसतम पूछा जाएगा 14.98 करोड़ किलोमीटर। इस तरीके से तो लगभग में इसमें देखो दिया गया 15 करोड़ किलोमीटर। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा कि हाँ जो है सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। बाकी 14.8 अगर 9.8 दिया होता तो ये बिल्कुल परफेक्ट होता। आगे सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, ठीक है। तो ये भी सही है, लगभग में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, तो लगभग 8 मिनट दिया, तो ये भी। अगला, चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है, तो भैया यही गलत है। तो ऑप्शन जो तीसरा जो दिया गया वह गलत है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 1.2 सेकंड लेता है, ना कि 2.4 सेकंड। इसलिए ऑप्शन जो 3 था या जो तीसरा था वो गलत है। तो इसमें 1 और 2 जो है सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। बाकी जो मैंने चित्र यहाँ पे बना के आपको बताया कि अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ये आपको याद रखना है, और औसतन दूरी। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीज या निकेल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें जो ऑक्सीजन है वह भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है दोस्तों सही जवाब है। और लगभग में अगर पूछा जाए कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो भूपर्पटी में लगभग 46% ऑक्सीजन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में या अधिवितलीय चट्टानों में। तो जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो जो दोस्तों आग्नेय चट्टान है या दोस्तों बहुत ही अधिक जो है कठोर होती है, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं पाए जाएंगी। इसके अलावा जो कायांतरित चट्टानें हैं इसमें भी नहीं पाया जाएगा। तो बचा क्या? ये जो अवधारित चट्टानें होता कुछ होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अवसादी चट्टानों में जो है जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। जो अवसादी चट्टान है या जो है आग्नेय तथा जो कायांतरित चट्टानें होते हैं उनके निक्षेपण और कह सकते हो अपरदन से निर्मित चट्टानें बनती हैं, उन्हें जो बोला जाता है अवसादी चट्टानें। और यह जो है परतदार चट्टानें होती, जैसे आग्नेय चट्टान है उसमें अपरदन होगा, अपक्षय होगा। इससे जो मिट्टी वगैरह या जो उसमें लावा वगैरह है ये बहा के ले जाया जाता है, वो परत दर परत बनता रहता है, उसमें जीव और वनस्पतियाँ आती रहती, वो दबती रहती हैं, इसलिए इन चट्टानों में ये सब पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। इसमें बताना है कौन से कथन सही हैं। तो देखो पहला दिया है कि 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र भूमध्य प्रदेश कहलाता है। तो बिल्कुल यह जो है सही है। तो पहला कथन तो दोस्तों सही हो गया। अगला, यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। अच्छा, और क्या अगला दिया है? यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह सिर्फ एक है। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक कथन जो है सत्य है। तो यह ग्लोब का सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सभी बताएं लगातार जो वर्षा वगैरह होती है, बादल घिरे रहते हैं, इसलिए जो है तापमान अधिक नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन इसका 2 जो है गलत हो जाएगा। बाकी ये लिखा है यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बाकी वर्षा तो होती है, इसलिए सर्वाधिक वर्षा वाला पूछा गया है, इसलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। इसलिए कथन 1 इसका सही जवाब है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप जो है प्रश्न संख्या 10 के जवाब से संतुष्ट हैं, कि आपको लगता है नहीं इसमें जो है तीनों कथन सत्य होने चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला है,
पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया कहलाती है? अनुलोम विकिरण, प्रतिलोम विकिरण, लघु तरंगीय विकिरण या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रतिलोम विकिरण। तो प्रतिलोम विकिरण क्या होती है कि पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण को क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे तो आपने जब वायुमंडल चैप्टर पढ़ा होगा उसमें जाना होगा कि कुछ सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी से टकराकर जो है पुनः वापस जाती हैं, लेकिन नहीं जा पाती हैं, उससे जो है ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है, वो सब आपने पढ़ा होगा। बस आप यहाँ पे ये जानिए कि पुनः वापस करने की विकिरण की प्रक्रिया को प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सतह अधिकतम अल्बिडो उत्पन्न करती है? वन आच्छादित सतह, मेघ आच्छादन, मरुस्थल या हिम आच्छादित सतह? तो पूछा गया अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका दोस्तों सही जवाब होगा हिम आच्छादित सतह जो है अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, उपोष्ण निम्न दाब क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र? तो पूछा कि निम्न में से किस क्षेत्र की आर्द्रता जो है सर्वाधिक होती है? तो वह भूमध्य रेखीय प्रदेश में आर्द्रता सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र जो होता है वहाँ पे वर्षा भी होती है, तापमान भी सही रहता है, तो हर कंडीशन में वो क्षेत्र जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोगी है। तो इसलिए भूमध्य रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखीय के बीच होता है, या यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है, यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है, या यह प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है? हमें पता है कि आपको ये प्रश्न थोड़े जो है कठिन लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो हम लोग तैयारी करते हैं उसमें ये भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी या वन वाले क्षेत्र हैं, इनसे हम लोग ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, और जब तक इनके बारे में विस्तृत चीज़ें पता भी नहीं होंगी तब तक प्रश्न भी थोड़े जो है दूसरे टाइप के लगेंगे। तो देखते हैं, लिखा है भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला देखो दोस्तों ये गया, इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर और 10 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। तो क्या यह सही है? तो हाँ, ऐसा सही है, तो ऑप्शन ए, जिसमें ए तो सही है। अगला देखते हैं, यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है, तो केवल संवहनीय वर्षा नहीं होती है, तो ऐसा तो जो है नहीं है, तो इसलिए यह कथन जो है सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब है। बाकी दोनों और कथन देख लेते हैं कि यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है, तो ऐसा भी सही है। और बाकी अगला क्या दिया है? अगला दिया है यह प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये भी है, ऑप्शन डी भी इसका सही जवाब है। बाकी जो यहाँ पे केवल संवहनीय वर्षा होती है तो नहीं, तो यहाँ पे जो पर्वतीय प्रकार की भी वर्षा प्रायः देखी जाती है, तो केवल संवहनीय वर्षा नहीं होती। हाँ, संवहनीय वर्षा होती है, लेकिन उसके साथ साथ पर्वतीय वर्षा भी होती है, इसलिए यह कथन सत्य नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? सवाना जलवायु, शीतोष्ण मानसूनी जलवायु, उष्ण मानसूनी जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु? तो इटली की जलवायु को दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु में रखा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। और इस प्रकार की जो जलवायु होती है वह जो है 30 डिग्री से लेकर किस तरीके से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी
ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक महासागर से, हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से या आर्कटिक महासागर से? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है प्रशांत महासागर से स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है? बरखान, बजादा, ड्रमलिन या बालुका? तो भू आकृति पवन की निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा बनती है वह ड्रमलिन बनती है, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। दोस्तों आप सब जो है गूगल कर लीजिएगा, उसमें देखिए कि ड्रमलिन किस प्रकार से बनता है, तब याद रहेगा कि भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनती है, तो उसमें ड्रमलिन आप समझ जाएंगे किस प्रकार के ड्रमलिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कार्ड स्थलाकृत यों का निर्माण होता है हिमनद द्वारा, प्रवाही जल द्वारा, पवन द्वारा या भूमिगत जल द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, जब नदियाँ अपरदन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? पटल, विरूपणी मैदान, संप्राय मैदान, कार्ट मैदान या लोयस मैदान? तो जब नदियाँ जो है लगातार अपरदन की प्रक्रिया करती रहती हैं और उसके बाद में आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो ऐसे मैदान का निर्माण कौन सा कहलाएगा? तो वो जो है किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? तो समप्राय मैदान का निर्माण करती हैं, तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा बी। और बाकी जो आपने मिसिसिपी बेसिन का ऊपरी भाग है और भारत का जो अरावली क्षेत्र है वो संप्राय मैदान का ही भाग है। आप सभी को पता है कि जो पहले अरावली पर्वत था वह वलित पर्वत की श्रेणी में आता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ बहने वाली नदियों ने या अपरदन अपक्षय के द्वारा धीरे धीरे जो है यह पर्वत अवशिष्ट पर्वत में बदलता गया। और यहाँ पे आप इस वर्तमान में जाएंगे तो देखेंगे मैदान जैसा है, तो वह मैदान कौन सा बना है? संप्राय मैदान का भाग बना है। बाकी जब आप उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे मिसिसिपी और मिसौरी जो नदियाँ बहती वहाँ पे देखेंगे जाके, तो वहाँ पे इसकी बेसिन बनी है, तो वो संप्राय मैदान है। अगला प्रश्न है, निम्न ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होते हैं। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। तो इसमें से बताना है कौन से कथन सही हैं। तो देखो, लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर प्रायः उद्गार प्रायः शांत हो जाता है, तो हाँ ये तो सही है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, तो ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो तो गलत हो जाएगा। बाकी हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है, तो ऐसा है, तो 1 और 3 इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका दोस्तों बिल्कुल जो है सही जवाब होगा। अब जानते हैं कि ऑप्शन जो इसमें बी जो विकल्प था वो क्यों गलत हो गया कि हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक जो विनाशकारी ज्वालामुखी माने जाते हैं वह जो है पीलियन, ये आप नोट कर लीजिए। कौन सी ज्वालामुखी? पीलियन तुल्य। जो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी हैं ये सर्वाधिक विनाशकारी माने जाते हैं। बाकी हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी विनाशकारी हैं लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है? मध्य महाद्वीपीय पेटी, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला या अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखीय क्षेत्र? इतने भारी भारी आपके शब्द आ रहे हैं, हो सकता है बाउंस मार रहा हो, लेकिन ये आपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा जो है किया होगा, उसमें आपने जाना होगा कि परिप्रशांत महासागरीय मेखला जो है यहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ऑप्शन इसका जो है बी सही जवाब हो जाएगा। और आप जो भी बताया कि यहाँ पे विनाशकारी प्लेटें पाई जाती हैं, उनके टकराने से ही यहाँ पे कई ज्वालामुखी पाई जाती हैं, जिसके कारण जो है प्रशांत महासागर को अग्निवलय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे सभी जो ज्वालामुखी हैं वो जागृति ज्वालामुखी हैं, और इसके कारण यहाँ पे कई ज्वालामुखी स्फोटित हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र को जो परिप्रशांत महासागरीय मेखला है यहाँ पे इसको बोला जाता है अग्निवलय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? हीलियम, रेडान, जेनान या क्रिप्टॉन? ये हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न हो, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा अधिक हो जाती है? तो रेडान की, ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल पर किया जाता है। वह स्थान जहाँ पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र बोला जाता है। तो बताना इसमें से कौन कथन सही है। तो दोस्तों इसमें भूकंप की तीव्रता का मापन जो है रिक्टर स्केल पे किया जाता है और जहाँ से भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र बोला जाता है। तो दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगें होती हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगें होती हैं, तो ऐसा तो नहीं है, तो ऑप्शन ए तो इसका गलत हो गया। बाकी अगला दूसरा क्या दिया है, सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। तो हाँ, सुनामी शब्द जो है जापानी भाषा का शब्द होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाकी अगर पूछा जाए कि सुनामी का अर्थ क्या है, तो तट पर आने वाली समुद्री लहरें, उसे बोला जाता है सुनामी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंग है, तो ऐसा नहीं, सुनामी जो है एक भूकंपीय तरंग है। तो ऑप्शन इसमें जो है इसलिए बी रखा गया है। आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है? क्यूराइल, कनारी, लेब्राडोर या गल्फ स्ट्रीम? तो इसका सही जवाब है जो महासागरीय जलधारा है वह गल्फ स्ट्रीम। तो ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। और आप सभी को पता है कि जो गल्फ स्ट्रीम है इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अभी आपने जाना था, ये प्रश्न मैंने पीछे कराया है, तो तुरंत जान गए होंगे कि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? देखो, ज़्यादा अगर तापमान होगा तब भी जो है यहाँ पे जो प्रवाल भित्तियाँ होती वो निर्मित नहीं हो पाएंगी, और कम होगा तब भी नहीं। इसलिए बताइए कितना औसतन तापमान होना चाहिए? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में वृद्धि होती है, कमी आती है, पहले वृद्धि फिर कमी होती है, या पहले कमी फिर वृद्धि होती है? तो इसका सही जवाब है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल में औसत में तापमान में कमी दोस्तों आती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्रुवों की तरफ आप बढ़ेंगे, और अगर आप जो है ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो उधर धीरे धीरे जो है औसत जो तापमान है धीरे धीरे माइनस में जाता है, तो इसलिए कमी आती है। और जितना आप जो है विषुवत रेखा के पास आएंगे उतना जो है तापमान आपको गर्म मिलता जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं? पच्छाब स्तरीय, पच्छाब मेघ, उच्च स्तरीय या उच्च कपाशी? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो मेघ पाए जाते हैं वह पच्छाब मेघ बोले जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम? तो इसका दोस्तों सही जवाब है कि जो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब दोस्तों बहुत से लोग, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप सभी को बताऊं कि उत्तर पूर्व क्या होता है, दक्षिण पश्चिम क्या होता है। तो सभी पता है कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण है, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। अब इसको इस तरीके से बांट लेंगे
तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, यह क्षेत्र कहलाएगा उत्तर पूर्व। इसी तरीके से ये दक्षिण पूर्व, इधर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और इधर उत्तर पश्चिम, इस तरीके से। अब उत्तर पूर्व का मतलब समझ गए होंगे कि उत्तर पूर्व ये वाली क्षेत्र, इस तरीके से जो हवाएं चलेंगी वो उत्तर पूर्व से, और दक्षिण पश्चिम मतलब कैसा हो जाएगा इधर। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव में ध्रुवीय पवनों की दिशा कैसी होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, मतलब इस तरीके से रेखाएं चलेंगी, इस तरीके से। तो अगर आप जब इसमें वायुदाब पेटी बांटेंगे तो इस तरीके से आप समझिए, इस तरीके से वायुदाब पेटी में दिखाई पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या प्रश्न है। पूछा गया, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 10 डिग्री या इससे कम होता है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। तो इसमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो देखो, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर जो है 10 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है। तो पहला तो कथन दोस्तों बिल्कुल सही दिया है, तो पहला तो सही हो गया। इसके अलावा अगला क्या दिया है कि सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। तो ऐसा दोस्तों गलत है, इसलिए जो है यह गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वही सही है। तो फिर क्या इसमें सही होना चाहिए था, तो सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जो देखा जाता है वह जून में नहीं दोस्तों, अगस्त में। कब दोस्तों, अगस्त में। तथा न्यूनतम जो तापमान होता है वह दोस्तों फरवरी में अंकित किया जाता है। कब, फरवरी में। इसलिए जो है ऑप्शन ए सही था। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न ये दिया है, किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है। बता दीजिए किसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तो अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल की लवणता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय या सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। जिस स्थान या जगह पर तापक्रम अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता भी अधिक होती है। या नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1, 2, 2, 3, केवल 2 या 1, 2, 3। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है वह पहले देखते हैं। पहला दिया है महासागरीय या सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है, तो ऐसा सही है, तो एक तो सही हो गया। दूसरा है, जिस स्थान पर तापक्रम अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ लवणता भी अधिक होगी। जैसे मान लीजिए कि एक टोकरी में नमक मिला के पानी में रख दीजिए और खूब तेज़ धूप हो, तो इसका मतलब वहाँ पे तापमान अधिक है और वाष्पीकरण अधिक होगा। तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा, जो तापमान जो आपका जो पानी रखा था उसमें नमक की मात्रा थी, तो वो लवणता अधिक दिखाई पड़ेगी। तो आपसे भी पता है इस तरीके से समुद्र भी है, समुद्र में क्या है, लवणता है, मतलब जल में जो है नमक की मात्रा अधिक है, तो जो है लवणता अधिक होगी। तो इसलिए ये भी कथन जो है सही है। अगला, नदी के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है, तो ऐसा भी सही है। तो ऑप्शन 3 सही है। तो इसका मतलब 1, 2, 3 तीनों जो है विकल्प सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है उसे क्या बोला जाता है, फोटॉन बोला जाता है। तो ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र जहाँ परत में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहा जाता है। हाइपोलाइन, जीरो लाइन, थर्मोक्लाइन या उपरोक्त में से सभी। तो महासागरीय जल का वह क्षेत्र या परत जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे थर्मोक्लाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में पाया जाता है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में पाया जाएगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दोस्तों ऑप्शन दिया है दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में, लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में, मध्यम तरंग दैर्घ्य के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर अधिक होता है। या अगला है, सामान्यतः गहराई के साथ साथ तापमान में भी कमी होने लगती है। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा 0% के रूप में दर्शाया जाता है। या समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से निम्न रहता है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से निम्न रहता है, तो ऐसा नहीं है। तो क्या होना चाहिए? समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से उच्च रहता है। अगर ये दिया होता तो कथन सही हो जाता। अगला है, ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां हैं? तो ग्लोब पर वायुदाब की कुल जो है कितनी पेटियां हैं? 7 पेटियां हैं। ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे 1-2 पेटियां मैं आपके उदाहरण के लिए बता देता हूं। जैसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटियां। इस तरीके से 7 कुल पेटियां पाई जाती हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फैरल ने हवाओं की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कॉरियोलिस बल के आधार पर किया था। जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर बहा या चला करती हैं उन्हें स्थायी पवन कहते हैं। या पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। या फैरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो इसका कथन कौन सा जो है असत्य है? तो ऑप्शन डी जो है असत्य है। फैरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर, तो यहीं पे गलत हो जाएगा, उल्टा दिया है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर हो जाएगा और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता तो यह सही होता। इसलिए जो है यह कथन असत्य हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 40 है, निम्न हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है। बताइए किस हवाओं के कारण? स्थलीय समीर के कारण, या सागरीय समीर, या पर्वतीय पवनें, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थलीय समीर के कारण या स्थलीय पवनों के कारण। इसमें बताना है सुमेलित नहीं है। एक तरफ पवनें दी हैं, एक तरफ क्षेत्र, जैसे सिराको गिनी, विली विली ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस स्विट्जरलैंड और ब्लिज़र्ड कनाडा। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही जवाब है, सिराको गिनी। यह जो है गलत हो जाएगा। चलो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सिराको कहाँ चलती है। इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिराको जो है वह गिनी क्षेत्र में नहीं चलती है, कहाँ चलती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, वायु के जिस तापमान पर जल की अपनी गैसीय अवस्था से सरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है? तो वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ओसांक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष, यहाँ पे गलत है, भर हो जाएगा, पूरे वर्ष भर वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में, केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में, या विकल्प ए बी दोनों सत्य हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्ष भर जो है वर्षा होती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई देता है? पश्चाव मेघ, या पश्चाव कपासी, या पश्चाव भस्तरीय मेघ, या वर्षा स्तरीय मेघ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चाव बस्तरी मेघ, ऑप्शन सी। दोस्तों अगला प्रश्न है, कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या जो शीत वाताग्र, या उपरोक्त सभी? तो कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवात को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूर प्रदेश किस खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है?
तो रूर प्रदेश, आप सभी को तुरंत पता होगा कि रूर प्रदेश कोयला से संबंधित है। ऑप्शन, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों अगला प्रश्न है कि चिविक्का माटा चिली किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिविक्का माटा चिली में जो स्थित है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हम बताएंगे तांबा के लिए। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, यूक्रेन का क्रिवाय राग तथा ब्राज़ील का मिनाज जियाज प्रांत किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, पोत निर्माण के लिए, यूरेनियम उत्पादन के लिए या डेयरी उत्पादन के लिए? तो लौह अयस्क के लिए है यूक्रेन का क्रिवाय राग और ब्राज़ील का मिनास जियास। अगला है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में संज्ञा दी जाती है? डेन्यूब, पो, वोल्गा या राइन? तो दोस्तों जो यूरोप की जीवन रेखा है उसे राइन नदी को बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो इसका जो प्रवाह है वह फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, बेल्जियम हो गया, लम्जमबर्ग हो गया, नीदरलैंड हो गया, इन क्षेत्रों में है। इसलिए जो है इसे राइन नदी को यूरोप की व्यापार की जीवन रेखा बोला जाता है। और दोस्तों आज का जो है यह अंतिम प्रश्न है। पूछा गया है विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी एशिया या दक्षिणी अमेरिका? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, मतलब ऑप्शन ए। 1 और 2 जो है कूट सही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यह प्रैक्टिस सेट कर लिया है। भूगोल को अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से पढ़ा होगा तभी प्रश्न कुछ तो सरल थे, लेकिन कुछ जो है हम कह सकते हैं मॉडरेट टू हाई थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अभी और भी हम लोग जो है भूगोल के लगभग में 2 वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो इतिहास की जो वीडियो हमने बनाए हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।